हर युद्ध का परिणाम आवश्यक नहीं कि बल से ही निकले। कुछ युद्ध बुद्धि से भी जीते जाते हैं और कूटनीति इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसी कूटनीति के बल पर एक प्रखर विद्वान विष्णुगुप्त ने अखंड भारत का सृजन किया और आचार्य चाणक्य के रूप में विश्व प्रसिद्ध हुए। परंतु कुछ लोगों की बुद्धि ऐसी भी थी जिन्होंने न केवल भारत को अपनी घटिया कूटनीति से कलंकित किया, अपितु देशवासियों को यहां तक कहने पर विवश किया, उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI, भारत का सबसे बड़ा ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अनिमेश पांडे आज आपको अवगत कराऊंगा देश के कुछ ऐसे विदेश मंत्रियों से जिन्होंने विदेश में भारत की छवि को कलंकित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और अपने कर्मों से भारत के मस्तक को सदैव झुकने पर विवश किया। तो अविलंब आरंभ करते हैं। एक कुशल विदेश मंत्री तो वही है जो अपने देश का उच्चतम स्तर पर प्रतिनिधित्व कर सके और भारत की अखंडता और अक्षुण्णता का सम्मान कर सके। कहीं तो लाल बहादुर शास्त्री, सुषमा स्वराज और सुब्रमण्यम जयशंकर जैसे रत्न मिले, तो कई लोग ऐसे भी मिल गए जिनको देखकर यही लगता है तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब इस सूची में 5वें स्थान पर आते हैं सरदार स्वर्ण सिंह। कभी कभी कुछ नहीं भी करना बहुत कुछ करने के समान होता है और सरदार स्वर्ण सिंह इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। इनके कुछ नहीं करने के कारण देश में कई समस्याओं को मानो स्वयं ही न्योता मिल गया हो, चाहे वह इस्लामिक आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो या खालिस्तान हो। 1971 के ऐतिहासिक युद्ध में जो भारत ने प्राप्त किया, उसे शिमला कॉन्फ्रेंस 1972 में भारत ने उतनी ही लज्जापूर्वक गवा दिया। ना तो पीओके हमारे हाथ आया, ना ही पाकिस्तान के नियंत्रण से मुक्त कराए भारत के हिस्से हाथ आए। लेकिन सबसे बड़ा अपमान तो तब था जब 93,000 से अधिक पाकिस्तानी युद्ध बंदियों के मुकाबले भारत के एक भी युद्ध बंदी को छुड़वाने के लिए ना तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने और ना ही विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह ने किसी प्रकार की पहल की, जिसके कारण वह जीवन भर पाकिस्तान की जेलों में सड़ने को विवश रहे। इससे पूर्व 1964 से 1966 के समय भी जब स्वर्ण सिंह विदेश मंत्री थे, तो ताशकंद समझौते में भी वह पाकिस्तान के कूटनीतिज्ञों के समक्ष भारत का पक्ष मजबूती से रखने में असफल रहे थे और जो कुछ भी भारत ने जीता था वह सब कुछ गंवा दिया। राजीव रत्न गांधी एक घटिया प्रधानमंत्री और एक निम्नतम रक्षा मंत्री थे, यह बात तो सर्वविदित है, परंतु एक घटिया विदेश मंत्री भी थे, इसके बारे में कम ही लोग परिचित हैं। लेकिन जिनके डीएनए में भारत को वैश्विक स्तर पर बेइज्जत कराना लिखा हो, उन्हें कोई कैसे रोक पाएगा। वक्त के कालजयी संवाद को अगर राजीव गांधी के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित करे तो राजीव सेठ, जिनके घर शीशे के हों, वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। जो कांग्रेस आज चीख चीख कर भाजपा को नीरव मोदी, विजय माल्या और ललित मोदी को भगाने के लिए कोसती है, वॉरेन एंडरसन का नाम सुनते ही उन्हें सांप सूंघ जाता है, जो भोपाल गैस त्रासदी के प्रमुख दोषी थे और जिन्हें भारत से भागने में राजीव गांधी ने सबसे अधिक सहायता की, जो उस समय प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री भी थे। इसके अलावा जिस प्रकार से अपने आप को विश्व विजेता सिद्ध करने हेतु मोहम्मद बिन तुगलक की भांति राजीव गांधी ने देश के सैनिकों को श्रीलंका के गृह युद्ध में जबरदस्ती झोंका, वह भी किसी से छुपा नहीं है और उसके क्या परिणाम राजीव गांधी को स्वयं भुगतने पड़े, यह भी किसी से छुपा नहीं। जब आप विजय से एक कदम दूर हो और आप अपना पराक्रम दिखाने के बजाय अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने समान कार्य करें, तो कैसा लगेगा। कुछ ऐसा ही हुआ मेजर जसवंत सिंह राठौर के साथ, जिनके पास वर्षों पहले कंधार के रूप में एक सुनहरा अवसर आया था, अंतरराष्ट्रीय दबाव में आए बिना राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आतंकियों का सर्वनाश करने का। परंतु हुआ ठीक उल्टा और आज उन्हें भारत के उन विदेश मंत्रियों में गिना जाता है जो भारत पर कलंक समान थे। जिन्ना पर इनकी विरुद्धावली तो अलग ही है।
परंतु चंद बुद्धिजीवियों और अंतरराष्ट्रीय दबाव में झुककर इन्होंने अपने इंटेलिजेंस एजेंसियों और सैनिकों की एक ना सुनी और तालिबानियों की सभी मांगों को पूरा करते हुए मसूद अजहर, अहमद उमर सैयद शेख और शेख मोहम्मद जैसे खूंखार आतंकियों को इंडियन एयरलाइंस की IC-814 के हाईजैक्ड विमान के अपहृत यात्रियों के बदले रिहा करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अटल बिहारी वाजपेयी भले ही ओजस्वी वक्ता और एक प्रभावशाली नेता थे, लेकिन अपने आदर्शवाद में उन्होंने प्रधानमंत्री के अतिरिक्त विदेश मंत्रालय को त्याग कर जसवंत सिंह को विदेश मंत्री का पद देने की भारी भूल की। और जब कारगिल का युद्ध हुआ तो उसके इंटेलिजेंस पर भी उन्होंने ना कोई विशेष ध्यान दिया और ना ही भारतीय सैनिकों, विशेषकर कैप्टन सौरभ कालिया और स्क्वाड्रन अजय आहूजा के साथ हुए दुर्व्यवहार के विरुद्ध किसी भी अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर कोई आवाज उठाई। दूसरे स्थान पर आते हैं सलमान खुर्शीद। यूं तो इस सूची में महोदय को प्रथम स्थान मिलना चाहिए था, परंतु इस बारे में फिर कभी। केवल 1.5 वर्ष में यदि कोई इतनी तबाही मचा सकता है तो सोचिए यदि पूरे 5 वर्ष अगर ये भारत का प्रतिनिधित्व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कर रहे होते तो क्या होता। जो लोग आज इनके हिंदुत्व को ISIS से जोड़ने पर आक्रोशित हो रहे हैं, वे ये भूलते हैं कि सलमान खुर्शीद स्वभाव से ही ऐसे हैं। 2012 से 2014 तक विदेश मंत्री रहे सलमान खुर्शीद ने न केवल विदेशी मोर्चे पर पाकिस्तान के समक्ष भारत का मनोबल गिराने का प्रयास किया, अपितु चीन के सामने भी इन्होंने भारत के मनोबल को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज जो कांग्रेस चीन के आक्रमण पर मोदी सरकार को आंखें दिखा रही है और जवाबदेही मांग रही है, उनको आईना दिखाने के लिए सलमान खुर्शीद का कार्यकाल ही काफी है। चीन ने मीलों अंदर तक तंबू गाड़ दिए, अतिक्रमण किए, भारत के सैनिकों को लज्जित किया, परंतु सलमान खुर्शीद ने चूं तक नहीं की। मुफ्ती मोहम्मद सैयद के बाद यदि कोई इस देश पर सबसे बड़ा कलंक रहा है, जिसने अपनी पद की गरिमा को अपने निजी हित के लिए मिट्टी में मिला दिया है, तो वे यही रहे हैं। लेकिन इस सूची में प्रथम स्थान तो केवल एक ही व्यक्ति डिजर्व करते हैं और वे हैं जवाहरलाल नेहरू। अब इनके बारे में क्या ही बोले, जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने के लिए देश का विभाजन करवाया, जिन्होंने अपने हास्यास्पद विचारों के लिए भारत का लगभग इस्लामीकरण ही करवा दिया। यदि वे विदेश मंत्रालय संभाले तो आप उनसे क्या आशा करते हैं। कश्मीर के विषय को फालतू में UN तक घसीटना, अवसर होते हुए भी पाक अधिकृत कश्मीर और बलूचिस्तान को अपने हाथ से जाने देना, नेपाल का विलय भारत में ठुकरा देना, हैदराबाद की समस्या पर एक्शन लेने के बजाय विदेश टूर पर जाना, तिब्बत को चीन को दान में देना, अवसर होते हुए भी UN सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता को चीन में दान में देना, यानी संक्षेप में अपने हाथों से अपने देश को बेचना। कोई इनसे सीखे। इनके प्रखर विदेश नीति की बात करने चलो तो किससे अनंत है, परंतु 1962 के भारत चीन युद्ध ने सिद्ध कर दिया कि ये वास्तव में कितने अयोग्य थे। ऐसे अनेक नेता हैं जिन्होंने विभिन्न मंत्रालयों के सहारे हमारे देश को लज्जित किया है, परंतु अब समय आ चुका है इनके आवरण को हटाने का और इनका वास्तविक चेहरा देश के समक्ष उजागर करने